अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की पीपीटी है जो कि हमारे पास सेकंड यूनिट है, एपीए स्टाइल राइटिंग, रेफरेंसिंग, इंटेंस साइटेशन, पैराफ्रेसिंग। तो ये हमारी डाउ की पीपीटी है, फाइनल की पीपीटी है और फोर्थ सेमेस्टर की है। एपीए स्टाइल राइटिंग क्या होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। स्टाइल इस्टेब्लिश इन 1928 बाय सोशल साइंस प्रोफेशनल्स। ये एक स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल होता है, क्लियर, जो कि 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था एक सोशल साइंस प्रोफेशनल तौर पर। स्टाइल हमें क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस देता है कि हम किस तरीके से सोशल साइंस जर्नल्स को पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी को, सोशोलॉजी को, एजुकेशन को और नर्सिंग को किस तरीके से हम पब्लिश कर सकते हैं सोशली तौर पर। स्टाइल लेंड्स कंसिस्टेंसी एंड मेक्स टेक्स्ट मोर रीडेबल बाय दोज हु असिस्ट और पब्लिश देम। ये जो स्टाइल होता है इसकी एक कंसिस्टेंसी होती है, मतलब कि लुक वाइज और एक प्रोफेशनल वे देता है एक हमारे टेक्स्ट को, ताकि जो रीडेबल होता है, मतलब कि जो इसको पढ़ रहा होता है उनके लिए तो वो बहुत ज्यादा एक अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये राइटिंग बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, हर एक प्रोफेशनल वे में लिखी हुई है। तो इस तरीके से रीडेबल जो होते हैं उनके लिए एक कंसिस्टेंसी स्टाइल में होता है ये, क्लियर, और उनके लिए होता है जो कि इसको पब्लिश कर रहे होते हैं। तो एपी स्टाइल हमारे पास ये होता है। अब हम कंप्लीट इसमें देखेंगे कि कैसे हम इसको लिखते हैं, क्या प्रोफेशनल तरीका होता है। एन एपीए टाइटल पेज, सबसे पहले आपके पास टाइटल पेज आ जाता है। टाइटल पेज हेडर अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आप क्या लिखोगे, द वर्ड्स रनिंग हेड, वन स्पेस देन ब्रीफ टाइटल। एग्जाम्पल, रनिंग हेड ब्रीफ टाइटल। आप एक वर्ड लिखोगे रनिंग हेड, क्लियर, ये आपका वर्ड है, फिर आपने स्पेस देनी है, उसके बाद आपने ब्रीफ टाइटल लिखना है कि आपका टाइटल क्या है, आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, आज आप किस चीज के बारे में डिटेल दोगे, किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दोगे, किस चीज के बारे में प्रेजेंटेशन दोगे, वो होता है आपका टाइटल। जैसे हमने पीपीटी स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक टाइटल मेंशन था फर्स्ट पेज पे, एपीए स्टाइल रेफरेंस इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या था, आपका स्टाइल था, किस चीज का, आपका टाइटल था। उसके बाद आपने आ जाना है हेडर, अपर राइट कॉर्नर पे आप क्या लिखोगे, पेज नंबर। राइट कॉर्नर पे आपने सिर्फ पेज नंबर लिखने हैं। आपने बुक्स भी देखी होंगी ना कि हम बुक्स किस तरीके से पब्लिश होती है, किस तरीके से नोट डाउन होती है, तो इसी तरीके से हमने ये भी लिखना होता है। फिर आपने क्या करना है, टाइटल एंड आइडेंटिफिकेशन सेंटर ऑफ पेज डबल स्पेस। अब आपने टाइटल और आइडेंटिफिकेशन बतानी है बिल्कुल पेज के सेंटर पर, क्लियर। फुल टाइटल बैलेंस टाइटल ओवर टू लाइंस रेदर देन गो टू द फार एजेस। फुल टाइटल आप लिखोगे तो आपने दो लाइन के अंदर लिखना है। अगर आपका टाइटल ज्यादा बड़ा है, क्लियर, कि एक लाइन में मेंशन नहीं हो रहा, तो आप उसको दो लाइन में लिखोगे, ठीक है। आप आगे नहीं जाओगे, टाइटल अपना अनकंप्लीट छोड़ के आगे नहीं जाओगे, टाइटल को अपना आप कंप्लीट करोगे, चाहे वो दो लाइन में ही क्यों ना आए। नेक्स्ट है आपके पास ऑथर्स नेम। ऑथर्स नेम क्या होता है, मुसन्निफ का नाम, मतलब कि जिस बंदे ने पब्लिश किया होता है, जो साइंटिस्ट होता है, जो राइटर होता है, उसका नाम लिखेंगे। स्कूल, स्कूल में आप क्या लिखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ एलम्बा, और कोर्स नंबर आप टाइटल लिख सकते हो, जैसे EN099 बेसिक राइटिंग आस्क योर प्रोफेसर। आप अपने प्रोफेसर से पूछ के स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, या जिस चीज के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे रिलेटेबल इंफॉर्मेशन वहां पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, डेट। डेट में आप किस तरह लिखोगे, पहले मंथ डेट आएगा, ईयर फॉर्मेट आएगा। मंथ डेट का मतलब क्या होता है, जैसे जून 25, जुलाई 16, क्लियर। तो यह होता है आपका मंथ डेट, पहले आपने मंथ को मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ईयर फॉर्मेट लिखना है, यानी कि जून 15 2025, जुलाई 16 2025। आस्क योर प्रोफेसर, इसके बारे में आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो। एपीए एब्स्ट्रैक्ट। अब एपीए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ द एंटायर स्टडी पेपर presented at the beginning directly after the title page, generally located on page number 2.
An abstract contains specific information, introduction, purpose, methods, results and discussion. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक खास किस्म की एक समरी बनाई जाती है कि आपने पूरी स्टोरी को रीड किया, पूरी स्टोरी को रीड करने के बाद आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखा कि आपने उस समरी के अंदर क्या पढ़ा, मतलब कि आपने उस स्टोरी से क्या सीखा, क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं। आप वहां पर वो एक समरी लिखते हो पेपर पे, प्रेजेंटेड एट द बिगिनिंग, आप स्टार्ट में उस चीज को बताते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, लालच बुरी बला है, कंप्लीट इसके बारे में हम लिख रहे हैं, क्लियर। तो लालच बुरी बला है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है जो कि हमने स्टार्ट में लिखना है, और हम अपनी पूरी स्टोरी में, हम अपने पूरे कंटेंट में, हम अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन में, हम पूरी प्रेजेंटेशन में सिर्फ इन्हीं लाइंस के बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये को आपका इंट्रोडक्शन पर्पस होता है। इससे पढ़ने वाले को ये पता चलता है कि उसने एक लाइन पढ़ ली और उसको ये अंदाजा हो गया कि जी ये चीज मैंने काम की है या नहीं, मतलब कि ये मैं पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है एपीए बॉडी पेजेस। अब एपीए बॉडी पेजेस क्या है? बॉडी पेजेस इन एपीए स्टाइल reflect the brief title and page numbers in the heading like the title page but do not include the words running head. जो बॉडी पेज होगी ना एपीए स्टाइल की, मतलब कि जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका टाइटल कितना बड़ा है और आपने पेज नंबर किस तरीके से मेंशन किया है, ठीक है। टाइटल की तरह तो पेज नंबर मेंशन नहीं किया, जैसे टाइटल तो हमने काफी बड़ा लिखा है तो पेज नंबर भी तो आपने इतना बड़ा नहीं लिखा, तो आपने वहां पर कोई वर्ड्स इंक्लूड नहीं करना। जैसे कि रनिंग हेड हमने स्टार्टिंग में बात की, तो ये आपने नहीं लिखना, आप सिर्फ अपना एब्स्ट्रैक्ट दोगे, आप सिर्फ अपनी ब्रीफ समरी की जो है वो एक वर्ड्स बता दोगे कि आपने इस चीज के अंदर क्या पढ़ना है, आज का आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज के बारे में आप बताना चाह रहे हो, किस चीज के बारे में आप लिखना चाह रहे हो, किस चीज के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। फिर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिफर्स टू द रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर एंड इन टेक्स्ट साइटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं? रेफरेंस देते हैं। आपने काफी सारी पीपीटीज देखी होंगी, जब टॉपिक खत्म होता है तो लास्ट में आपको रेफरेंस मिलता है कि मतलब ये टॉपिक इस बुक से, इस ऑथर ने लिखी हुई बुक से, इस ईयर से लिखा गया था और इसका एडिशन ये था, क्लियर। इनके राइटर ये थे, इसका एडिशन ये था, बुक का नाम ये था, ऑथर ये थे। तो मतलब कि क्या है कि रेफरेंस लिस्ट आप एंड ऑफ द पेपर लिखोगे और उसको एक खास किस्म का हम टेक्स्ट साइटेशन देते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है। रेफरेंस ऐसा नहीं लिख देना कि आप अपनी मर्जी से बुक भी लिख दो, अपनी मर्जी से ईयर भी लिख दो, अपनी मर्जी से आप उन राइटर का नाम भी लिख दो। किस तरीके से लिखते हैं? डॉक्यूमेंटेशन इज प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर। डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हो तो एक खास किस्म का ऑर्डर होता है। हु मतलब कौन है, व्हेन कब पब्लिश की, व्हाट क्या पब्लिश किया, वेयर कहाँ पब्लिश किया। द लिस्ट इज लेबल्ड रेफरेंस सेंटर्ड, नो फॉन्ट चेंजेस, स्टार्ट एट द टॉप ऑफ अ न्यू पेज। आप जब रेफरेंस लिखोगे तो आप अपना फॉन्ट चेंज नहीं करोगे, क्लियर, और स्टार्ट न्यू पेज से आप स्टार्ट करोगे। कंटिन्यूअस पेज नंबरिंग फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ टेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल। आपने जो पहले पेपर पर नंबरिंग लिखी थी ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर, सॉरी राइट कॉर्नर पर, तो इसी तरीके से आप एंड तक वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग काउंट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप वो नंबरिंग रेफरेंस वाले पेपर पे छोड़ दोगे, आपने नंबरिंग कंप्लीट लिखनी, चाहे आपके कितने भी पेपर्स हो। इस डबल स्पेस भी आपने लाजमी देनी है अपने टेक्स्ट के दरमियान। यूजिंग अ हैंगिंग इंडेंट 1 to 2 inch कैन बी फॉर्मेटेड फ्रॉम द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। अब क्या होता है कि आपने एक हैंगिंग इंडेंट का इस्तेमाल करना है, मतलब कि 1 से 2 इंच का फासला होना चाहिए जो आप पैराग्राफ फॉर्मेट कर रहे हो एमएस वर्ड के अंदर। अगर आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आप डायलॉग बॉक्स जो आपको दिया जाता है, यानी कि वो बॉक्स जिसके अंदर आप लिखते हो, जिसके अंदर आप अपना रेफरेंस लिख रहे हो, तो उसमें 1 से 2 इंच का गैप होना चाहिए ताकि हमें एक रेफरेंस समझ में आ जाए, उसके बाद हम दूसरा पढ़ सकें। देखो रेफरेंस आपको बिल्कुल छोटा सा साइड पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, क्लियर। ये हमारा रेफरेंस होता है, इस तरीके से हम रेफरेंस लिखते हैं। फिर हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटिंग ऑथर्स। डॉक्यूमेंटिंग ऑथर आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे ऑथर्स का नाम। वन ऑथर, अगर वो किताब किसी एक बंदे ने मुसन्निफ है, अगर उस किताब का कोई एक मुसन्निफ है, किसी एक ने पब्लिश की है, तो हम किस तरह लिखेंगे? कॉच JR.R.T, ये इनका कंप्लीट नेम है, और आगे हम लिख देंगे 2004। बट
टू ऑथर्स, अगर दो ऑथर्स होंगे, अगर दो मुसन्निफ हैं उसी बुक के, तो आप क्या लिखोगे? स्टीवर्ट टी एंड ब्रिफिल जी 1999। एंड लाजमी आएगा, दोनों के नाम के दरमियान एंड लाजमी आएगा जब दो ऑथर होंगे। ये आपका एमसीक्यूज है, यहां से एमसीक्यूज आप सीधा सीधा लिख लें यहाँ पर। 3 to 7 ऑथर्स, अगर दो से ज्यादा 3 और 7 के दरमियान ऑथर्स होंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे? वेल्स H.G, कॉमा, क्लियर। उसके बाद आपने क्या लिखना है? लवक्राफ्ट, कॉमा, H.P. पॉटर, H.J. रॉलिंग, J.K एंड क्रिक J.2005। यानी कि आपने यहाँ पर 5 बंदों का नाम लिखा और लास्ट में आपने एंड मतलब सबके नाम दिए, लेकिन हमने यहाँ पे पूरे पूरे नाम नहीं दिए। आप ये देख रहे हो वेल्स लिखा हुआ है, H.G, अब ये H.G भी उनकी फुल फॉर्म होगी, लेकिन हमने यहाँ पर पूरी मेंशन नहीं की, तो हमने सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सिर्फ हमें ये पता चले कि हाँ ये भी एक ऑथर थे और हमने इनका नाम वहां से क्लिक आउट करके यहाँ पर लिखा है। मोर देन 7 ऑथर्स, अगर यहाँ पर 7 से ज्यादा की बात हो तो आप इसी तरीके से नाम लिखते हुए आओगे और जब आप 6 तक पहुंचोगे तो वहां पर डॉट डॉट मेंशन कर दोगे, यानी कि टिल कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। और 2002 ये एयर जो आपका मेंशन होगा वहां पे वो आप एयर लिख दोगे। सेम ऑथर, लिस्ट बाय एयर, सेम एयर, अगर सेम ऑथर होंगे तो उनकी लिस्ट आप किस तरीके से बनाओगे? सेम एयर के साथ आपने उनकी लिस्ट बनानी है। अल्फाबेटाइज बाय सोर्स, टाइटल एड अ लेटर टू एयर 1948, यानी कि अल्फाबेट आप किस तरीके से कर सकते हो? आपको जो टाइटल पेज है, ठीक है, जिसको आप टाइटल दे रहे हो, मतलब जो आप रेफरेंस लिख रहे हो, तो लेटर टू द एयर, आप एयर के साथ उसको अल्फाबेट करोगे कि पहले कौन सा एयर है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, पहला स्टार्ट हो रहा है 1999 से, फिर बात आ जाती है 2002 पे, फिर आ जाती है 2004 पे और उसके बाद 2005 पे। अगर ज्यादा की बात की जा रही है, अगर ऑथर ज्यादा है, अगर एक ही ऑथर है तो आप सिर्फ एक ही वहां पे मेंशन करोगे। डॉक्यूमेंटिंग बुक्स, बुक्स किस तरीके से डॉक्यूमेंट की जाती है? मॉडल, मॉडल क्या है कि ऑथर ए एंड ऑथर बी, ये ऑथर का नाम है ए और दूसरे ऑथर का नाम क्या है? बी। डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस डेट पर वो पब्लिश हुई है? टाइटल ऑफ बुक, बुक का टाइटल क्या है? जैसे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, क्लियर, पैथोफिजियोलॉजी, लिपिन कोड, फार्माकोलॉजी। उसके बाद सिटी, कौन सी सिटी से है? एंड पब्लिशर, पब्लिशर कौन है? क्लियर, सिटी का मतलब जैसे कुछ बुक्स होती हैं लाहौर, फैसलाबाद, कराची, ठीक है, उसके बाद पब्लिशर किसने उसको पब्लिश की, तो ये बुक की डॉक्यूमेंटिंग होती है। सैंपल आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, पेरिन आर 2007, क्लियर, पॉकेट गाइड टू एपीए स्टाइल, सेकंड एडिशन, बॉस्टन, हॉन्गटन एंड मिफिन, ये इनका कंप्लीट हो गया। Internationally recognized cities do not need two-letter state abbreviations. Publishers do not need co, limited, etc. इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो इंटरनेशनली तौर पर एपीए स्टाइल का इजहार किया जाता है या लिखा जाता है तो वहां पर 2 लेटर जो है एक स्टेट एब्रीवेशन में नहीं लिखे जाते, जैसे कि पब्लिशर्स जो है वो ये नहीं लिखते को रिलेटेबल या फिर लिमिटेड, ठीक है, एलटीडी, ये चीजें वहां पर नहीं लिखी जाती कि क्योंकि लिमिटेड चीज हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि हम ऑथर का नाम लिख रहे हैं। तो अगर हमारे पास 1 2 फिर 2 से 3 3 से 4 4 से 5 अगर 7 है तो हम उसके अंदर लिमिटेड मेंशन नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटिंग एडिटेड कलेक्शन, एडिटेड कलेक्शन में क्या होगा? मॉडल, ऑथर ए एंड ऑथर बी, एडिशन लिखोगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ बुक, सिटी एंड पब्लिशर, सेम बात हो रही है। मॉडल फॉर एन इजी इन एन एडिटेड कलेक्शन, ऑथर का नाम आ गया, ऑथर ए एंड ऑथर बी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल। अगर आपने कोई ऐसा मॉडल लिया है जो किसी आर्टिकल से बिलोंग करता है, मतलब कि आपने कोई ऐसी फाइंडिंग की है, कोई ऐसी रिसर्च की है कि कोई ऐसे आर्टिकल से पढ़ा है, तो उस आर्टिकल को उठाया कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल को उठाया फार्माकोलॉजी की बुक से, तो आपने पहले वो लिख दिया, ऑथर का नाम लिख दिया, डेट ऑफ पब्लिकेशन लिख दी, फिर आपने टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखा कि आपने किस आर्टिकल से अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपना जो टॉपिक है वो कलेक्ट किया है। फिर उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम, उस ऑथर का, फिर वो आर्टिकल का एडिशन, उसके बाद टाइटल ऑफ बुक, किस बुक से आपने वो आर्टिकल लिया, उसके बाद उसका पेज नंबर, किस बुक के पेज नंबर पर वो मेंशन था, फिर सिटी और उसके बाद पब्लिशर। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले जो है ये आपको याद करने, क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज हैं और इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज
आ सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज बीसीक्यूज किस फॉर्म में आ सकते हैं? आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, राइट आपने चूज करना होगा। अगर बात आ जाती है हाउ टू राइट डॉक्यूमेंट एडिट कलेक्शंस, मॉडल फॉर एन इजी इन एडिट कलेक्शन फॉर आर्टिकल, तो आर्टिकल के लिए आपको पता होगा कि आप क्या क्या चीजें पहले आएंगी, क्या क्या चीजें बाद में आएंगी, उनको एक साथ तरतीब में जब आप देख लो कि हाँ ये ऑप्शन राइट है, तो आपने उसको सर्कल करना है। सैंपल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एमसीकेप एस 2005 साइकोफार्माकोलॉजी एंड अदर बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स इन एमए बायो एडिशन साइकेट्रिक नर्सिंग कंटेम्परेरी प्रैक्टिस, पेज नंबर 124 टू 138, फिलाडेल्फिया, लिफिनकॉट, विलियम्स एंड ब्रिकल्स। ठीक है, ये आपके पास एक छोटा सा सैंपल आ गया, ये इस तरीके से हम उसमें लिखते हैं। अब डॉक्यूमेंटिंग जर्नल्स, जर्नल्स की अगर बात की जाए तो ऑथर का नाम आएगा, ऑथर ए, ऑथर बी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ पीरियडिकल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर इफ अवेलेबल, अगर उनका डेट ऑफ इशू, ठीक है, जिस डेट पर इशू किया गया अगर वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। और पेज नंबर, जैसे कि कोच JR.R.T 2006 बिल्डिंग कनेक्शन थ्रू रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ठीक है, ये आपका आर्टिकल आ गया। एकेडमिक एक्सचेंज क्वार्टरली, ये आपका पीरियडिकल आ गया। वॉल्यूम 10, ठीक है, उसके बाद 200 इशू नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और आपका पेज नंबर आ गया 208 टू 213। नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंटिंग ऑनलाइन जर्नल्स। अगर आप कोई ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन आप कोई चीज लेते हो तो आप कैसे लिखोगे? Journals listed and database no longer requires a retrieval date or a URL if a print copy of the journal exists. In the case, treat source like a print version previous slide. अच्छा, आपने देखा होगा कि हम किसी चीज को अगर शेयर करते हैं या किसी वेबसाइट पे किसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहां पर एक यूआरएल आता है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, वो एक हमारे पास डेटाबेस होता है कि कंप्लीट उसका लिंक होता है हमारे पास। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर वगैरह भी सुनते हो तो आपको जो है वहां पर एक लिंक मिलता है, या अगर वही लेक्चर आप शेयर करते हो सामने वाले पर्सन को व्हाट्सएप पे करते हो या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो लिंक जाता है वहां पर, क्लियर, तो वो यूआरएल होता है। तो अगर आप प्रिंट कॉपी करवाते हो जर्नल की तो वो एग्जिस्ट करोगे, वो नहीं करवाओगे। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, ट्रीट सोर्स लाइक अ प्रिंट वर्जन, जब आप प्रिंट वर्जन करवाते हो प्रीवियस स्लाइड, अब प्रीवियस स्लाइड को आपने किस तरीके से मेंशन करना होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्टली ऑनलाइन जर्नल्स विल रिक्वायर ईदर यूआरएल और मोर फेवरेबल अ डोल। अब डोल सैंपल क्या होता है, ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है डोल सैंपल, कैनेट I.A 2000, a Buddhist response to the nature of human rights, जर्नल ऑफ बुद्धिस्ट एथिक्स। और आगे आपके पास क्या मेंशन है, 8 डोई एंड डोल, आगे ये जितने भी जीरो लिखे हुए हैं ये आपका एक सैंपल है, इसको हम डोल सैंपल कहते हैं, क्लियर। ये आपने इसी तरीके से मेंशन करना है। जब ये कहाँ से आपको मिलेगा कि आप किसी वेबसाइट से अगर कोई चीज उठा रहे हो या फिर किसी और के, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरी अपनी वेबसाइट जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है, तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे वहां के अगर आपको कोई भी लेक्चर वहां पे अगर आपको मिलता है तो उसके दरमियान ये सारी चीजें लिखी होंगी, क्योंकि ये सीधा सीधा एड्रेस होता है कि इंसान को, अगर सामने वाले इंसान को आप ये सेंड कर रहे हो तो वो डायरेक्टली इस पे क्लिक करेगा और वो डायरेक्ट मेरे चैनल पे पहुंच सकता है। मतलब उसको ना नाम लिखने की जरूरत है, ना उसको किसी और चीज की जरूरत है, ना वो मेरा कंप्लीट नाम लिखेगा, ना वो चैनल का नाम लिखेगा, ना वो टॉपिक का नाम लिखेगा, जस्ट वो क्लिक करेगा और वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। यूआरएल सैंपल आपके पास नीचे लिखा हुआ है, यूआरएल सैंपल में अगर आप लिखना चाहें तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, विटमेयर J.M 2000 पावर थ्रू अपॉइंटमेंट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन सोशल साइंस रिसर्च 29 535 टू 555 रिट्राइव फ्रॉम, और ये आगे इसका वेबसाइट एड्रेस आ गया www.address.com, इंटायर एड्रेस, जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटिंग वेबसाइट, अब आपने वेबसाइट को किस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, मॉडल फॉर एन ऑथर डॉक्यूमेंट दैट इज अ होल साइट, अगर आप किसी होल साइट से बात कर रहे हो, किसी होल साइट से आपने कोई आर्टिकल रिसीव किया है, मॉडल फॉर एन ऑथर डॉक्यूमेंट, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हो जो कि ऑथर्ड हो, मतलब जो पब्लिश हो। ऑथर ए एंड ऑथर बी डेट ऑफ पब्लिकेशन ये सेम आएगा, टाइटल ऑफ आर्टिकल आ जाएगा आपका, या फिर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आ जाएगा, रिट्राइव फ्रॉम, और उसके बाद वेबसाइट का पूरा लिंक आ जाएगा या फिर वेबसाइट का पूरा नाम आ जाएगा। मॉडल फॉर एन ऑथर्ड पेज आर्टिकल फ्रॉम अ साइट, अगर ऑथर्ड पेज की बात करें या किसी आर्टिकल की बात करें, हमने पहले डॉक्यूमेंट की बात की, अब हम आर्टिकल की बात करें। ऑथर ए एंड ऑथर बी डेट ऑफ पब्लिकेशन सेम, टाइटल ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट सेम, रिट्राइव फ्रॉम, और एक कंप्लीट आपको एड्रेस आ जाएगा, फुल यूआरएल आपने यहाँ पर मेंशन करना है।
सही, क्योंकि इसमें यूआरएल के अंदर कुछ नंबर होता है, एक पासवर्ड होता है, फिर www.com.pk ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। सैंपल लिखा हुआ है, नो ऑथर आर्टिकल फाउंड ऑन रिसोर्स वेबसाइट, यानी कि आपके पास ये सिर्फ सैंपल लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है इस सैंपल को आपने सर्च नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ऑथर नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है और ये आपको रिसोर्स वेबसाइट पर मिलेगा भी नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप सब लोग इसको सर्च करने लग जाए। Nebraska School Nurse Honor during 100th Anniversary Celebration 2007 Answers for Families retrieved from, उसके बाद NNCF और .edu nurses info anniversary और आगे ये कंप्लीट इसका एड्रेस आ गया। नो अदर लिस्ट पेज टाइटल और आर्टिकल टाइटल फर्स्ट, नो पेज टाइटल लिस्ट टाइटल, नो डेट यूज्ड। अब यहाँ पर जो आपको नीचे मेंशन किया हुआ है ये एक टाइटल पेज पे आर्टिकल जो आप फर्स्ट आर्टिकल लिखते हो ये उसका है, मतलब आपने पहले जो आर्टिकल लिखा है पहले आप उसी के बारे में बात करोगे। नेक्स्ट अगर आप दूसरा आर्टिकल लिखते हो तो आप दूसरा रेफरेंस उसके बारे में लिखोगे। इसमें आप कोई पेज टाइटल नहीं दोगे, सिर्फ आपने साइट टाइटल की बात करनी, जो टाइटल आप दे रहे हो सिर्फ उसकी पेज का टाइटल नहीं, टाइटल का जो पेज नंबर है वो नहीं लिखना आपने। नो डेट, यहाँ पे आप डेट भी यूज नहीं करोगे। एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च एंड राइटिंग। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से भी ये चीजें बताऊं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें से एमसीक्यूज तो मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज का तरीका क्या है, अब ये आपके काम की क्या है। तो देखो आपको पता होगा कि जब आप 7th और 8th सेमेस्टर में चले जाते हो तो आप रिसर्च करते हो। क्लियर? कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक आर्टिकल दिया जाता है, आप उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड रिसर्च करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक मेलाइटस है, तो डायबिटिक मेलाइटस के कितने केसेस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या कॉजेज हैं, क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, कैसे एस्टेब्लिश हुई, क्यों होती है पेशेंट को, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। क्लियर? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद पैलिएटिव थेरेपी आप इसके अंदर क्या दे सकते हो। आप इसके अंदर कंप्लीट रिसर्च करते हो और बाकायदा तौर पर उस रिसर्च को आप फिर पब्लिश भी कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि एआई का दौर है, आप वेबसाइट बना सकते हो और वेबसाइट बना के आप उसको अपनी ही वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो। तो क्या होता है कि काफी सारे लोग आते हैं, जब वो सर्च करेंगे या आप किसी को बता भी सकते हो, अपने जूनियर्स को बता सकते हो, तो हो सकता है अगर उनका टॉपिक वही हो या उनको मदद मिल सके कि किस तरीके से आपने रिसर्च की, तो वो उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदे होता है। ठीक है? Elements of good research and writing. Each paragraph or section of a research paper needs to have three distinct parts. हर एक पैराग्राफ और हर एक सेक्शन पेपर के उसमें हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं। क्लेम, एविडेंस, डिस्कशन। क्लेम क्या होता है? द पैराग्राफ सेक्शन मेन आइडिया। क्लेम वो होता है जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे होते हो। इट रिफर्स बैक टू द थीसिस, द मेन आइडिया ऑफ योर पेपर, कि आपका जो इतना बड़ा पर्चा आपने लिखा है शुरू से एंड तक, लिखने का मकसद क्या था, उसके अंदर ऐसी क्या चीज थी, आपका क्लेम क्या था। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, क्या दावा करना चाह रहे हो आप। क्लियर? एविडेंस, एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यू फाइंड इन योर रिसर्च दैट सपोर्ट योर क्लेम। एविडेंस होता है सबूत। एविडेंस आपने अगर किसी वेबसाइट से उठाया जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, अगर आपने डायबिटीज के बारे में लिखा और आपने एविडेंस उठाया किसी भी वेबसाइट से कि डायबिटीज के वर्ल्ड वाइड इतने पेशेंट मौजूद हैं या इतने परसेंट इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, तो इतने परसेंट ये बीमारी फैल चुकी है या फैलती है या इतनी तादाद है, तो ये आपको जो एविडेंस आपने जो बाहर से लिया है, चाहे वो किसी भी बुक से लिया हो, किसी भी वेबसाइट से लिया हो, किसी भी यूट्यूबर के चैनल से लिया हो, तो वो आपका जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहा होता है। लास्ट आता है आपका डिस्कशन। डिस्कशन में आप क्या करते हो? एक्सप्लेन करते हो कि आपने एविडेंस कैसे दिया और वो आपके क्लेम से किस तरह से रिलेवेंट करता है। मतलब आपने अगर डायबिटीज की परसेंटेज बताई है ना एविडेंस में और वो आपके दावे को सपोर्ट कर रहा है, तो आप जब डिस्कस करोगे उसको, तो आप बताओगे कि भाई इतनी डायबिटीज क्यों फैल रही है पूरी दुनिया में, उसकी वजह क्या है, और मर्दों में इतनी और औरतों में इतनी क्यों है, कोई ऐसा खास रीजन, कोई ऐसा खास सिम्टम, कोई ऐसी खास वजह, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? सिंपली प्रेजेंटिंग द एविडेंस इज नेवर इनफ। आपने सिंपली प्रेजेंटिंग देनी है और आपका एविडेंस जो है वो सिर्फ आपका एविडेंस उसके अंदर पता चलना चाहिए, ए टू जेड आपने उसके अंदर बात नहीं करनी, जस्ट आपने एविडेंस के बारे में बताना है कि क्यों इतनी पॉपुलेशन में जो है ये चीज फैल गई है। ऑलवेज एक्सप्लेन हाउ द सोर्स कैन बी यूज टू सपोर्ट द क्लेम एज वेल एज how it helps develop the overall purpose of the paper. It's better to have one or two sources that are thoroughly explained, have to have 3 or 4 sources which have no content or explanation.
हमेशा आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपने सोर्सेज का इस्तेमाल लाजमी करना है जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट करें। उसी के साथ साथ कि वो कैसे कर रहे हैं, कब डेवलप हुआ, उनका पर्पस क्या था पेपर पे लिखने का, तो आपने ये चीजें भी देखनी है। ये लाजमी देखना है कि अगर एक से दो सोर्सेज आप ले रहे हो तो आप दोनों को एक्सप्लेन करोगे, 3 से 4 सोर्सेज ले रहे हो तो आप उनको एक साथ ही एक्सप्लेन करोगे। उनका कोई कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी कोई खास किस्म की। लेकिन आप जब एविडेंस दे रहे हो, आपने एक एविडेंस लिया वेबसाइट से, दूसरा एविडेंस लिया आपने बुक से, तो दोनों को आपने एविडेंस बताना है, दोनों को डिस्कस करना है कि भाई आपकी वेबसाइट क्या कह रही है और आपकी बुक क्या कह रही है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है वाई सोर्स इंटीग्रेशन। वाई सोर्स इंटीग्रेशन में क्या है? कोटेशंस, पैराफ्रेसिस एंड समराइसिस। आपने देखा होगा कि हम कोटेशंस देते हैं, ठीक है, डबल कॉमा लगाते हैं ऊपर की तरफ, और क्यों लगाते हैं? पैराफ्रेसिस, समरीज क्या चीज है? प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्लेम्स और एड क्रेडिबिलिटी टू योर राइटिंग, ताकि आपके क्लेम को सपोर्ट मिल सके और एक क्रिएटिविटी नजर आनी चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम जिस तरीके से कॉलेज का नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, या स्कूल का नाम लिखते हैं, या अपनी किसी भी जगह का नाम लिखते हैं, तो पूरी एप्लीकेशन में वो आपको नजर आता है कि ये आपकी वो जगह है जहां पर आप पढ़ते हो या काम करते हो या XYZ कुछ भी करते हो। क्लियर? इसी के साथ साथ जब आप किसी भी चीज के बारे में एप्लीकेशन लिखने जा रहे होते हो तो आप अपना नाम भी कैपिटल में लिखते हो, ताकि एप्लीकेशन में आपका नाम अलग से नजर आए कैपिटल फॉर्म में। इसी तरीके से ये क्या करता है? आपके क्लेम को सपोर्ट करता है, एक क्रेडिबिलिटी लेकर आता है आपकी राइटिंग के अंदर। रेफर टू वर्क दैट लीड्स अप टू द वर्क यू आर नाउ डूइंग, ये आपके वर्क से रिफर करता है और आपके वर्क को मजीद लीड अप करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन अ सब्जेक्ट, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो पॉइंट्स के अंदर, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। कॉल अटेंशन टू अ पोजीशन दैट यू विश टू एग्री और डिसएग्री विद, आप जो है कॉल अटेंशन कर सकते हो, मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो कि इस पॉइंट के साथ मैं एग्री हूं और इस पॉइंट के साथ मैं डिसएग्री हूं। हाईलाइट अ पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग फ्रेज, सेंटेंस और पैसेज by quoting the original, distance yourself from the original by quoting in order to cue readers that our words are not your own, expand the depth of your writing। हाईलाइट करना है अपने पार्टिकुलरली तौर पर स्ट्राइकिंग फ्रेज आपका क्या है, आपका सेंटेंस क्या है, उसको आप हाईलाइट करोगे, आपका पैसेज क्या है, कोटिंग देते हो आप उनको, ओरिजिनली एक डिस्टेंस आता है खुद से, ठीक है, और किस तरीके से आप उसको कोटिंग कर सकते हो ओरिजिनल वे के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अल्लामा इकबाल के बारे में पूरा टॉपिक लिखा, लास्ट में हम क्या करते हैं? अल्लामा इकबाल का एक अशार, क्योंकि वो शायर मशरिक थे, पोइट ऑफ द ईस्ट उनको कहा जाता था, ठीक है, तो उनके उनके बारे में हमने उनका कोई भी एक मशहूर अकवाल उठा के लिखा तो उसको हम कोटेशन में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। क्लियर? पता चलता है कि हाँ ये इस बंदे से रिलेट कर रहा है, इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। आपकी जो डेप्थ ऑफ द राइटिंग है वो एक्सपेंड होनी चाहिए, मतलब कि आपकी गहराई होनी चाहिए उन अल्फाजों के अंदर जो कि अशार उससे रिलेटेड हो और वो उसको वाज़ह तौर पर क्लियर भी करे। चूजिंग टेक्स्ट टू इंटीग्रेट, आप अपने टेक्स्ट को किस तरह चूज करोगे कि वो इंटीग्रेट करे। रीड द इंटायर टेक्स्ट, आपने सारे टेक्स्ट को रीड करना है। नोटिंग द की पॉइंट्स एंड मेन आइडिया और जो की पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करना है। समराइज इन योर ओन वर्ड्स व्हाट आर द सिंगल मेन आइडिया ऑफ द पेपर ऐसे इज, फिर आपने समराइज करना है कि इस पूरी स्टोरी के अंदर क्या बताया गया वन गो में, कि बस मैंने ये चीजें देखी और ये चीजें आपने उनको बतानी है। पैराफ्रेज इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग पॉइंट्स दैट कम अप इन द एसे, पैराफ्रेज करें जो सपोर्टिंग पॉइंट्स दे रहे हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस दे रहे हैं जो आपके क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे के अंदर जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट तौर पर उसको पैराफ्रेज करें, उसको नोट डाउन करें। कंसीडर एनी वर्ड फ्रेसिस और ब्रीफ पैसेज दैट यू बिलीव शुड बी कोटेड डायरेक्टली, अगर आपने कोई ऐसा वर्ड देखा, कोई ऐसा फ्रेसिस है या कोई ऐसा ब्रीफ पैसेज जिसपे आप बिलीव करते हो कि ये जो है कोटेड डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े जो है हमारे पास अच्छे अच्छे जिसको हम कहें कि शख्सियत है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, ठीक है, तो इनके बारे में जब हम नाम लिखते हैं तो इनको हम कोटेशन में लिखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए खास शख्सियत हैं, तो इससे एक खूबसूरती आती है राइटिंग के अंदर। समराइजिंग आप क्या करोगे? व्हेन यू समराइज यू पुट द मेन आइडिया, समराइज करते हुए आपने सिर्फ अपने मेन आइडिया के बारे में बात करनी है अपने खुद के अल्फाजों में, और आपका जो है आपने मेन पॉइंट्स को भी ऐड करना है। समराइज करोगे आइडिया जो है वो आपका एट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल सोर्स, आपका जो आइडिया है वो एट्रीब्यूट आपका ओरिजिनल सोर्स, यानी कि आपने
जिस चीज से देख के आप बता रहे हो ना, तो उसी चीज से रिलेटेबल होना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात कर रहे थे, तो हम वही उसी को डिस्कस करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस का आर्टिकल आपने पूरा रीड किया और आपसे कहा गया कि आप इसको समराइज करें, तो उसको आपने टोटली समराइज करना है और सिर्फ डायबिटीज के बारे में बात करनी है, उसी की कॉम्प्लिकेशन, उसी के रिस्क फैक्टर, उसी के कॉजेज, उसी के ट्रीटमेंट, उसी की प्रिवेंशन और उसी के आपने मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट बताने हैं, कॉजेज बताने हैं, इशू बताना है। समराइज आर सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द ओरिजिनल। हाँ, इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अगर 500 वर्ड्स का है, ये 2 पेजेस का है, क्लियर, 500 वर्ड्स एंड 2 to 3 पेजेस, 2 से 3 पर्चे, ये 500 अल्फाज का है, तो आपने इतनी बड़ी समरी नहीं देनी। अगर 3 पेपर्स का आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है तो आपने ज्यादा से ज्यादा हाफ या फिर 1 पेपर पे उसको समराइज कर देना है। समराइज टेक अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ सोर्स मटेरियल। समराइज जो आप करोगे तो एक ब्रॉड हो सकता है, ठीक है। ब्रॉड का मतलब ये होता है कि आपका ओवरव्यू होता है आपके सोर्स मटेरियल का। डायबिटीज के बारे में छोटा छोटा लिखते हो, डायबिटीज की डेफिनेशन ये है, इसके कॉजेज ये है, इसका ट्रीटमेंट ये है, इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसके कॉजेज और इसके मुख्तलिफ किस्म की चीजें शामिल है। ये आपके पास एक समराइजिंग लिखा हुआ है। समराइज एनी आइडिया और ऐसा टेक्स्ट होता है जिसपे आप बिलीव करते हो कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर समराइजेशन जो है कंडेंस होनी चाहिए। इसका जो मेन आइडिया और जो टेक्स्ट होता है मुख्तलिफ किस्म के पेजेस का, और इसके अंदर जो शामिल हुए हुए सोर्सेस होते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट हो सकती है या कोई भी बुक हो सकती है, तो आपने उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो बाय समराइजिंग। ये खुद से बता सकते हो कि इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात ये होती है। उसके बाद क्या है, सेव एनी पैराग्राफ्स और पेजेस ऑफ अननेसेसरी टेक्स्ट। आप जो मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ वहां पर दिए हुए और अननेसेसरी टेक्स्ट जो कि जरूरत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं टेक्स्ट के अंदर जिसकी हमें नीड नहीं होती, वो भी ऐड है, ठीक है, आप उसको सेव कर सकते हो। व्हेन यूजिंग इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर समरीज, जब आप उसको टेक्स्ट साइटेशन में लिखो समरीज के लिए, यू मस्ट ऑलवेज साइट द ऑथर एंड पब्लिकेशन ईयर इफ देयर इज नो ऑथर लिस्टेड, साइट द आर्टिकल नेम। हाँ, आपने जो है लाजमी ऑथर का नाम लिखना है, पब्लिकेशन ईयर लिखना है। अगर उस आर्टिकल का ऑथर कोई भी नहीं है तो आपने आर्टिकल का नाम लाजमी लिखना है। समरी डू नॉट रिक्वायर्ड पेज नंबर। समरी में आप पेज नंबर नहीं लिखोगे कि मैंने ये टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस के पेज नंबर 2 पे वेबसाइट देखी थी और वो ये बता रही थी, ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द टेक्स्ट समराइज विल यूजुअली कवर्ड सेवरल पेजेस और टेक्स्ट, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है आप लिख रहे हो, समराइज जो कर रहे हो, ये आमतौर पर आपके सारे पेजेस को कवर करेगा, क्योंकि आप समरी कर रहे हो तो आप सारी चीजें एक साथ बता दोगे, तो आपको पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज शोज दैट थ्रू आउट कॉलेज colleges and universities teachers are often hired from one area of study to teach a different area of study, ठीक है। यहाँ पर इनका ऑथर आ गए, कार्पनी 2004, पब्लिश ईयर आ गया, विल्सन एंड 1998, दोनों ऑथर के नाम आ गए, क्लियर। तो स्टडीज के बारे में बताया गया है कि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो जो टीचर्स होती हैं अक्सर उनको हायर किया जाता है ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के स्टडी एरिया को और डिफरेंट तरीके से टीच कर सकें। पैराफ्रेजिंग क्या है? पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग अ मैसेज फ्रॉम सोर्स मटेरियल इनटू योर ओन वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आप अपने मैसेज को अपने ही अल्फाजों में किस तरह लिखते हो। एट्रीब्यूट पैराफ्रेज ऑफ देयर ओरिजिनल सोर्स, क्या आप ओरिजिनल सोर्स के मुताबिक अपने ही अल्फाजों में उसको एट्रीब्यूट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। पैराफ्रेज आर यूजुअली शॉर्टर, ये आमतौर पर शॉर्टर होने चाहिए, लेकिन सेम लेंथ हो जिस तरह ओरिजिनल पैसेज की लेंथ होती है। जैसे अगर आपका ओरिजिनल एक पेपर का है तो आपका पैराफ्रेज भी एक पेपर का होना चाहिए, ठीक है। समरी शॉर्ट होने चाहिए, पैराफ्रेज आपका बराबर होना चाहिए। पैराफ्रेज टेक अ मोर फोकस सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंडेंस इट स्लाइटली। पैराफ्रेज जो होता है ये बहुत ज्यादा फोकस सेगमेंट होता है और इसके अंदर कंडेंस स्लाइटली मतलब कि इसके अंदर एक ऐसी सोर्स होती है जिसको आप सिर्फ ये पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल ये आप लिखते कैसे हो, लॉर्टे 1975, ये आपके पास ऑथर और पब्लिश ईयर आ गया। रिसर्च रिवील दैट क्लासरूम एक्सपीरियंस एज वेल एज इंटरेक्शंस अमंग पीयर्स एंड कलीग्स कंट्रीब्यूट टू टीचर लर्निंग। जब क्लासरूम के अंदर ये एक्सपीरियंस किया गया कि जब उनका इंटरेक्शन होता है पीयर्स के दरमियान यानी कि दोस्तों कलीग्स के दरमियान, तो वो टीचर यानी कि लर्निंग पे उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो ये आपको फोकस किया गया है इस चीज के ऊपर। जब आप ये पढ़ लोगे तो आप फिर कंप्लीट आर्टिकल को रीड करोगे। कोटेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ये बिल्कुल एक ओरिजिनल जो हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी आइडेंटिटी बताता है। हम जब इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ लिखते हैं कोटेशंस के साथ तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए एक स्पेसिफिक है, उसकी आइडेंटिटी हम बता रहे होते हैं। कोटेशंस यूज अ नैरो सेगमेंट ऑफ द सोर्स। ये नैरो सेगमेंट होता है मतलब कि हम पूरे पैराग्राफ को कोटेशन नहीं दे सकते, जस्ट एक कोट होता है या फिर कोई भी
स्पेसिफिक नाम हो गया तो उसमें हम कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट वॉच द सोर्स डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर वर्ड एंड मस्ट बी एट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल ऑथर। ये हमें लाजमी देखना होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट को सोर्स दे रहा होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि इसके जो भी वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्लामा इकबाल के बारे में लिख रहे हैं तो उनका अगर हमने कोई भी शेर यहाँ पर लिखा तो हम उसको कोटेशन के साथ लिखते हैं, तो वो जो ओरिजिनल ऑथर होता है यानी कि अल्लामा इकबाल के जो भी हमने लिखा होता है पैराग्राफ, तो उसको ये सपोर्ट कर रहा होता है। जब हम कोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं वो इंटीग्रल हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी कोट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब हम खुद से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब जैसे अल्लामा इकबाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके जो कोटेशंस हैं, उनके जो शेर है, हम वही वहां पर लिखेंगे, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस खुद से नहीं कर सकते। यूज कोट्स व्हेन द ऑथर्स वर्ड्स आर सो प्रेसिजली एंड एक्यूरेटली स्टेटेड दैट दे कैन नॉट बी रेफरेंस्ड। अब इसमें क्या होता है कि जब हम कोट का इस्तेमाल करते हैं तो जो ऑथर्स के वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली होते हैं, मतलब कि एक्यूरेटली तौर पे जो है वो मुसन्निफ ने अपने शेर के अंदर उन अल्फाजों का इस्तेमाल किया होता है, तो वो पैराफ्रेज नहीं होते, वो किसी कहानी से रिलेटेबल नहीं होते। जैसे आप बहुत सारे शायर को उठा के देखें तो सबके जो है डिफरेंट डिफरेंट कोट्स होते हैं, और उनका जो अपने शेर से जो असासा होता है वो एक डिफरेंट तरीके से होता है, जो कि ना आपको पैराफ्रेज में मिलेगा ना किसी पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है। सिंगल फ्रेज एंड इन टेक्स्ट साइटेशन। सिंगल फ्रेज इंट्रोड्यूस करता है कि समवन एल्स वर्क, यानी कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो सिग्नल हमें दे रहा होता है कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, किसी भी चीज के बारे में हम ऑफर कर रहे हैं, या तो किसी और के बारे में हो सकता है या फिर ऑथर के बारे में हो सकता है, तो हम सिंगल फ्रेज के बारे में लिखते हैं। क्लियर। टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है? टेक्स्ट साइटेशन जो है वो पैराथेंटिकल पीस होता है, एक इन्फॉर्मेशन का, मतलब कि वो अपेयर होता है कि जब एंड ऑफ द कोट, यानी हमने पूरा अल्लामा इकबाल के बारे में लिख लिया और लास्ट में हमने उनका एक कोट लिखा, तो वो होता है टेक्स्ट साइटेशन। पैराफ्रेज लिखने के बाद आप लास्ट में कोट लिख लेते हो या एक समरी देते हो। समटाइम्स ये आप पहले भी लिख सकते हो, जैसे आप अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर रहे हो तो आप वो कोट उनका कोई पहले भी लिख सकते हो, या फिर आप उनको लास्ट में भी लिख सकते हो। तो सिंपल रूल क्या है? ऑथर और टाइटल, एयर, पेज नंबर आप लिखोगे। व्हाट इज एंड सिग्नल ऑफ फ्रंट मस्ट बी साइटेड एट द एंड। ये लाजमी नहीं है कि आप इसको जो है वो सिग्नल फ्रंट पे ही आपने इसको लिखना है। अगर आप दो पेपर पे लिख रहे हो तो आप फर्स्ट पेपर पे कोटेशन अगर स्टार्ट पे लिख रहे हो तो आप लास्ट में लिख सकते हो, बट एट द एंड आपने लिखना होता है। फिर हम सिंगल फ्रेज इन टेक्स्ट साइटेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो लिमिटेड हमारे पास सिग्नल होता है एवरीथिंग इन साइटेशन, हर साइटेशंस के अंदर, यानी कि हर टेक्स्ट के अंदर लिमिटेड हमारे पास सिग्नल होते हैं। एंड ऑफ द फ्रेजल सेंटेंसेस इन विच यू कन्वे द ऑथर्स आइडिया। जब आप लास्ट में लिखते हो ना, जब आप लास्ट में कोई पोइट लिखते हो, वहां पर किसी भी पोइटर का आप वहां पर कोट लिखते हो, तो वहां पे आप लास्ट में अपने जो ऑथर होता है, जिस चीज के बारे में आपने लिखा होता है, उनके आइडियाज को कन्वे कर रहे होते हैं कि वो पूरी स्टोरी में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इन योर वर्ड्स, आप अपने अल्फाज में उसको लिखते हो, मतलब एक समरी बना के लिखते हो। एंड ऑफ कोटेड सेंटेंस। अब एंड ऑफ द कोटेड सेंटेंस, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये जो है एंड ऑफ द कोटेड सेंटेंस है। ठीक है। एंड ऑफ द कोटेड सेंटेंस का मतलब ये कि आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, पूरी साइटेशन लिखने के बाद लास्ट में आपने ये इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर दिया। ऑथर एंड एयर इन सिग्नल पेज साइटेशन आप किस तरीके से लिख सकते हो? इन 1985 क्रैप रिपोर्टेड डेट, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। क्रैप 1985 टेल अस दैट, या उन्होंने ये बताया। अकॉर्डिंग टू क्रैप, हम इस तरीके से मुख्तलिफ अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम सिग्नल की बात करें, जैसे हम किसी चीज़ को सिग्नल दे रहे होते हैं। सिग्नल फ्रेसेस क्या होता है? मल्टीपल ऑथर्स की अगर हम बात करें, मल्टीपल ऑथर हमने लिखने हैं, अगर हम सिंगल ऑथर लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमें पीछे बताया गया, अकॉर्डिंग टू द एंड क्रैप टेलस। और अगर मल्टीपल ऑथर्स हो, एक या एक से ज्यादा हो, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स देंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब ये है कि जिसका नाम पहले आएगा, मतलब ABCD के अंदर जो अल्फाबेट पहले आएगा, स्टडीज जैसे कि जे, फिर के बारे में लिखा हुआ है जोन्स 1966, क्रैप 1985, स्मिथ 1973 हैव शोन दैट। हम इस तरीके से स्टडी करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। नो ऑथर, अगर कोई ऑथर ना हो। स्टॉक्स लॉस अगेन 1991 B116 अकॉर्डिंग टू द न्यू आर्टिकल, तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू आर्टिकल। स्टॉक लॉस अगेन, ये आपके आर्टिकल का नाम है, स्टॉक्स लॉस अगेन 1991 में ये पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका कोई ऑथर नहीं मेंशन कर रहे आप, तो यहाँ पर सिर्फ आप अकॉर्डिंग टू द न्यू आर्टिकल ही लिखोगे। और एंड ऑफ द फ्रेज में जब आप कोड लिखोगे तो आप उसका पेज नंबर वहां पे मेंशन कर दोगे। अच्छा, अगर आप पेज नंबर भी वहां पर नहीं लिख सकते तो आप अदर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सिग्नल फ्रेज में, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये आपने यहीं से फ्रेज जो है उठाकर लिखा है। क्लियर। रेफरेंस है आपके पास, ये देखो अभी काफी सारी रेफरेंस आपके पास लिखी हुई है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2001 पब्लिकेशन, मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 5th एडिशन, वॉशिंगटन DC, अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है? ये रेफरेंस दिए हुए।
बस ये रेफरेंस को एक दफा देखना है कि हम इसकी तरतीब जो हमने ऊपर पढ़ी है वही सारी की सारी यहाँ पर मेंशन है, तो यही आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। टॉपिक 4 आपका स्टार्ट होता है, व्हाट प्लेजरिज्म इन्वॉल्व। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म एक सीरियस एकेडमिक ऑफेंस होता है जिसमें शामिल होता है कि अगर कोई काम कर रहा है, अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है, तो वो विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अब उसको उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है और वो उस चीज के बारे में ज्ञान देना शुरू कर रहा है। मतलब अगर मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूं और उसकी चीज के बारे में मुझे पता ही ना हो कि ये चीज होती क्या है, या इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो मेरा रिकॉर्ड करने का क्या फायदा। मतलब कि मुझे वहां पर क्या होगी, कंफ्यूजन हो सकती है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने वाले को ऐसा लग सकता है जैसे सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है प्लेजरिज्म। इट कैन अकर इंटेंशनली, इंटेंशनली भी हो सकती है और अनइंटेंशनली भी हो सकती है। ये कंसिडर होती है कि आपका जो इथिकल अकेडमिक स्टैंडर्ड है उसके अंदर कोई ना कोई वायलेशन होती है। प्लेजरिज्म कब होती है? मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में हो सकती है, जैसे कि डायरेक्ट कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट, आप किसी टेक्स्ट की कॉपी करते हो, किसी भी वेबसाइट से उठा के आप अपनी जगह पे लाते हो, तो वो भी आपका प्लेजरिज्म होता है विदाउट कोटेशन मार्क्स एंड साइटेशन। ठीक है। पैराफ्रेजिंग समवन एल्स आइडियाज, किसी और के आइडिया को कॉपी करना विदाउट गिविंग क्रेडिट, और उसको आप क्रेडिट भी नहीं देते हो। मतलब कि एक आपने देखा होगा, हमारे पास जो काफी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, एक तो एडिटिंग की अगर हम बात करें, एडिटिंग की हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे कैपकट की अगर हम बात करें तो कैपकट प्रो, प्रो में क्या है कि उसको हमें पे करना होता है, तो अगर हम पे करेंगे तो फिर हम पे कोई वायलेशन नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप पे नहीं करते और उनको वैसे ही आप जो है यूज करते हो, तो आपके पास वायलेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस आ सकती हैं। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया पे भी आपके पास गाइडलाइंस आती हैं। ठीक है। सबमिटेड समवन एल्स वर्क एज योर ओन, इवन reusing your previous work, self plagiarism without disclosure। यानी कि आप किसी और के काम को इस्तेमाल कर रहे हो, किसी और की स्ट्रगल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उस चीज पे प्लेजरिज्म का इख्तियार रखते हो, जबकि आपने उसको पेड नहीं लिया, आपने उसका प्रो नहीं बाय किया, तो आप ऐसे किसी के काम को यूज नहीं कर सकते, ये आपके लिए वायलेशन है। टू अवॉइड प्लेजरिज्म, अब प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस चीज को समझें कि कब कैसे हम सोर्सेज को जो है वो साइट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें ये लाजमी है कि आप लोगों को इस चीज के बारे में एक्नॉलेज होनी चाहिए, तमाम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि ये कहाँ से आई है, किसी बुक से लिया गया, किसी जर्नल से लिया गया, कोई आर्टिकल है, किसी वेबसाइट से लिया गया, या फिर किसी इंटरव्यू से लिया गया है। हम काफी सारी चीजें जो है पॉडकास्ट से सीखते हैं। पॉडकास्ट अगर कोई देखता हो या मूवीज कोई देखता हो, तो वहां से अगर आप ये चीजें देखते हो, तो वहां से आपने डायरेक्ट इसको कॉपी नहीं करना, आपने बाकायदा तौर पे उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है, और उसके बाद वहां पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी। ये आपका लीगली वर्क भी होता है, और अगर आप प्लेजरिज्म के साथ काम करते हो तो वो आपका इलीगल वर्क होता है। अकेडमिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अकेडमिक इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि अक्सर तौर पर ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं, इसके अंदर कंसिक्वेंसेज होते हैं प्लेजरिज्म में, जैसे कि फेलिंग ग्रेड्स, आपके ग्रेड्स कम हो जाते हैं। इसके अंदर सिंपल सी बात ये है कि अगर आप और आपके साथ वाला कोई पार्टनर है, दोनों आप एक ही सेमेस्टर में हो, दोनों आप पेपर कर रहे हो, अगर आप उसका देख के करोगे तो दोनों का पेपर क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों के नंबर भी कट हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि उसने भी गलत किया हो, आपने भी गलत किया हो, तो आप दोनों फेल भी हो सकते हो। क्लियर? तो सिंपल सी बात यहाँ पे प्लेजरिज्म पे ये वाली आ जाती है। अगर आपने वहां पर उनको फॉलो नहीं किया तो आपके ग्रेड्स गिर जाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं आपको, या फिर एक्सपल्जन कोई एक्शन भी ले सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को लाजमी अपने जो है गुड रिसर्च करनी चाहिए, साइटेशंस हैबिट्स होनी चाहिए, टेक केयरफुल नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाएं, ऑलवेज एट्रीब्यूट देयर सोर्सेज एक्यूरेटली, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल एक्यूरेटली करें, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, चाहे आप किसी रजिस्टर से कर रहे हैं, या फिर किसी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो अपना काम खुद करें, इस चीज को पहचानें, सीरियसनेस लें। प्लेजरिज्म को ये एक सीरियस मैटर होता है, इसके अंदर वायलेशंस आती हैं, आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप इससे अवॉइड करें, और ये एक फंडामेंटल काम है कि आप एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हो। क्लियर? मतलब अभी आप अगर 4 GPA अगर आप में से किसी की आई है, ठीक है, तो 4 GPA अगर आपकी किसी में से आई है, और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी आए, आप सामने वाले को नहीं आने दो, तो ये भी आपका प्लेजरिज्म इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके बदले के काम कर रहे हो, आप उसकी जगह आने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, उसी जगह पे आप पॉजिटिव वे में आ सकते हो, तो वो आपको प्लेजरिज्म नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव वे में आना, उसकी रेपुटेशन खराब करना, उसकी इंटीग्रिटी खराब करना, उसकी रिपोर्ट खराब करना, उसकी वैल्यू खराब करना, उसकी आइडेंटिटी को डिसमिस करना, ये आपका गलत काम में शामिल हो जाएगा, ये आपका प्लेजरिज्म है। इस पे आप पर अकेडमिक तौर पर या फिर लीगली तौर पर आपके लिए वायलेशन एक्शन लिया जा सकता है। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म हमारे पास होती है, एक तो होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म के कॉपी वर्ड करना फॉरवर्ड, यानी कि जैसे अल्फाज लिखे हुए उनको वैसे के वैसे कॉपी करके
लिख देना, जिसको हम उर्दू अल्फाज में कहते हैं छापना। ठीक है। मोसेक प्लेजरिज्म होता है जिसके अंदर फ्रेसेस जो है वो मिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए होते हैं। यानी कि एक इस वेबसाइट से कॉपी कर लिया, एक दूसरे वेबसाइट से कॉपी कर लिया, एक बुक से ले लिया, एक इस आर्टिकल से ले लिया। एक होता है सेल्फ प्लेजरिज्म, रीयूजिंग वंस प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन, कि आप किसी और का काम इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट साइटेशन, आपने उसके अंदर कोई कॉपी पेस्ट तो आपने उसको कर लिया, लेकिन कोई चेंजेस आप उसके अंदर नहीं लेकर आए, जैसे सामने वाले बंदे ने लिखा था वही आपने लिख दिया। एंड एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ये होता है फेलिंग टू साइट सोर्सेज प्रॉपर्ली, कि आपने अपने सोर्सेज को प्रॉपर्ली नहीं देखा, आपने अपने सोर्सेज को प्रॉपर्ली चेक आउट नहीं किया कि क्या वो सोर्सेज यूज किए गए हैं पहले या नहीं यूज किए गए। To avoid plagiarism, student must understand how to credit sources through proper citation and how to paraphrase effectively. प्लेजरिज्म से बचने के लिए स्टूडेंट्स को लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम अपने सोर्सेज को किस तरह क्रेडिट दे सकते हैं, किस तरह, यानी कि प्रॉपर साइटेशन आप कैसे कर सकते हो, किसी वेबसाइट से, किसी सोशल मीडिया से, किसी पॉडकास्ट से, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी जर्नल से, किसी लेक्चरर से, ताकि आप अपने पैराफ्रेज को इफेक्टिवली बना सको। एक स्टूडेंट कॉपी करता है एक पैराग्राफ किसी भी वेबसाइट से और उस ऐसे लिखता है और विदाउट यूजिंग कोटेशन, मतलब कि उसके अंदर कोई कोटेशन नहीं लगाता, मार्क्स और साइटिंग द सोर्स, तो ये भी गलत काम है। एक स्टूडेंट अगर पैराफ्रेज कर रहा है किसी भी आर्टिकल से निकाला और उसने अपने अल्फाजों में लिखा, तो ये इसका सोर्स जो है वो प्रॉपर्ली हो सकता है। क्लियर? क्योंकि उसने अपने अल्फाजों में उस चीज को लिखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये अभी लेक्चर आपको यूट्यूब पे ये लेक्चर मिलेगा तो आप ये देख रहे हो, ठीक है, देखने के बाद आप क्या करोगे, उसको आप सोचोगे, समझोगे और अपने अल्फाजों में लिखोगे कि एपीए स्टाइल आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका प्लेजरिज्म नहीं होगा। स्टूडेंट सबमिट करवाता है, सेम असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है दो डिफरेंट क्लासेस के विदाउट टेलिंग द इंस्ट्रक्टर, और वो इंस्ट्रक्टर को नहीं बता रहा और दोनों के असाइनमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये भी एक प्लेजरिज्म हो सकता है। स्टूडेंट यूजेस डेटा फ्रॉम अ सोर्स, अगर कोई स्टूडेंट डेटा को यूज कर रहा है किसी भी सोर्स से बट फॉरगेट टू इंक्लूड इन द रेफरेंस लिस्ट, लेकिन वो अपने रेफरेंस लिस्ट में उस चीज को शामिल करना भूल गया। जैसे आपने कोई टॉपिक लिखा और उसका रेफरेंस तीन जगह से लिया, बुक से लिया, वेबसाइट से लिया, आर्टिकल से लिया, अब आपने बुक और वेबसाइट के लिख दिया लेकिन आर्टिकल का नहीं लिखा, तो ये भी गलत है। स्टूडेंट कॉपीज ऑफ फ्रेंड्स असाइनमेंट, अगर कोई स्टूडेंट किसी फ्रेंड का असाइनमेंट कॉपी करता है, उसके अंदर फ्यू वर्ड्स का जो है वो चेंजेस कर देता है बिफोर सबमिटिंग इट, तो ये आपका प्लेजरिज्म इसमें अवॉइड हो सकता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर प्लेजराइज्ड। प्लेजराइज्ड में क्या होगा, सोशल मीडिया अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, आपकी जो सोशल मीडिया वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, ये आपका प्लेजराइज्ड है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिससे समटाइम आप जो सोच रहे होते हैं वही आ रहा होता है, तो उससे आप बहुत ज्यादा अवॉइडेंस हासिल करते हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, समटाइम आप गलत एक्शन भी ले जाते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज्यादा मैटर करती है। करेक्ट साइडेड में क्या होगा, सोशल मीडिया हैज बीन शोन टू अफेक्ट मेंटल हेल्थ, और ये आपका करेक्ट, अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करके लिखना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो कि सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट शो कर चुकी है या कर सकती है। ठीक है, साइट सोर्सेज एंड पैराफ्रेजिंग हमारे पास क्या होता है, citing sources is a crucial aspect of academic writing. It's not only gives credit to the original authors but also strengthens the writer's argument by showing that their ideas are supported to by credible एविडेंस। मतलब कि साइटेड सोर्सेज क्या होता है, एक ऐसा क्रूशियल एस्पेक्ट होता है एकेडमिक राइटिंग का। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ऑथर को क्रेडिट दे रहे होते हैं, बल्कि जो स्ट्रेंथेंस होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो इस चीज के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो वो अपने आइडियाज का इजहार कर रहे होते हैं, बल्कि एविडेंस दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायबिटीज के बारे में हम बात करें तो डायबिटीज के बारे में आप तीन लोग बैठे हो, तो तीनों अलग अलग जगह से पढ़कर आए हो, तो आप तीनों उस चीज के बारे में डिस्कस करोगे। कोई उसका एविडेंस लेकर आया होगा कि नहीं, मैंने ये एविडेंस निकाला कि डायबिटीज वर्ल्ड वाइड इतना रिकॉर्ड है। कोई दूसरा कहेगा कि मैंने एविडेंस निकाला कि डायबिटीज के कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ये है। कोई तीसरा एविडेंस लेकर आया होगा कि मेरे पास जो है ऐसा ट्रीटमेंट है डायबिटीज का, जो कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेस होते हैं। एपीए स्टाइल में क्या होता है, जब आप टेक्स्ट साइटेशन की बात करते हो, टिपिकली इसके अंदर ऑथर्स का लास्ट नेम और उसका एयर लास्ट भी शामिल होना चाहिए, पब्लिकेशन ईयर, ताकि आप जो सेंटेंस और अपने पैरेंथेसिस लिख रहे होते हो एट द एंड में, वहां पर आपने ये मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, वन माइट राइट, आप एक तरीके से यहाँ लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020 academic writing requires प्रिसिशन और academic writing requires precision स्मिथ 2020, इन दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया स्मिथ एंड एयर आ गया। पैराफ्रेजिंग एक अनदर इसेंशियल स्किल है, एक जरूरी, एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है एकेडमिक राइटिंग के अंदर जिसके अंदर रीस्टेटिंग कर सकते हो, आप किसी के भी आइडियाज को अपने अल्फाजों में लिख सकते हो, लेकिन आपने ओरिजिनल मीनिंग को साथ साथ आप मेंटेन रख सकते हो, लेकिन आप अपने अल्फाजों का भी इजहार कर सकते हो। तो इसमें जो इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग होगा उसके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आप जिस भी सोर्स से मटेरियल को उठा रहे हो
तो आपको रिफ्रेश करना आता हो, मतलब कि उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो। जब आप पैराफ्रेजिंग की बात करते हो तो ये नेसेसरी है कि आप ओरिजिनल सोर्स का इस्तेमाल करो, आप किसी भी बुक का इस्तेमाल करो करो लेकिन आप जब उसको पैराफ्रेज करो तो आप अपने वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पैराफ्रेज एक ऐसा डिफरेंट फॉर्म होती है समराइजिंग की, जिसमें आप समराइज करते हो अपने ओन वर्ड्स के अंदर, जो कि कंडेंसिस होती है आपके मेन पॉइंट्स को सिर्फ फ्लो करवाती है, और उसके साथ साथ जो आपकी कोटिंग्स होती हैं, जैसे कि एग्जैक्ट वर्ड्स आपके क्या होते हैं, आपका कोई भी सोर्स हो गया, आप किसी भी सोर्स से अगर उसको उठाते हो तो आपके एग्जैक्ट वर्ड्स उसके अंदर क्या आते हैं। लर्निंग टू पैराफ्रेज वेल एंड साइट करेक्टली हेल्प्स राइटर टू अवॉइड प्लेजरिज्म। अगर आप किसी भी पैराफ्रेज को पढ़ते हो, सीखते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है या राइटर्स के लिए अच्छा है कि वो प्लेजरिज्म से अवॉइड कर सकता है, ताकि उसको प्लेजरिज्म कोई ना आए, और ओरिजिनलिटी जो होती है उसके काम की वो भी इनहेंस होती है, मतलब कि उसका जो ओरिजिनल वर्क होता है वो नजर आ रहा होता है विदाउट एनी प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग के अंदर साइटेशन और एक्नॉलेज होना लाजमी है, जो कि आप किसी भी सोर्स से ले सकते हो। गुड पैराफ्रेजिंग के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, वेकेबलरी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हो, ओरिजिनल टेक्स्ट वही रहता है लेकिन विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट्स मीनिंग, क्या उसकी मीनिंग चेंज ना हो। मतलब कि आप जब पैराफ्रेज करते हो, जब समराइज करते हो, जब उसको अपने अल्फाजों में लिखते हो, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो शायर ने या जो मुसन्निफ ने या जो राइटर ने जो चीज बताई है, आप भी उसी चीज को फोकस करो। आप अपने तरफ से अपने अल्फाज का इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन उसकी मीनिंग आप चेंज नहीं करोगे। इस चीज का ख्याल रखना है कि आप मीनिंग चेंज नहीं करोगे। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म एजुकेशन बाय मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड इंटरेक्टिव। ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल एप्स एंड वर्चुअल क्लासरूम allow students to learn at their own pace and from anywhere in the world. Rewrite the paragraph in own your words, include in text, citation, author and air. ये आपके पास एक छोटा सा आर्टिकल इन्होंने दे दिया और अब कहा गया है कि आपने इसी को देखते हुए आगे अपना पूरा पैराग्राफ लिखना है अपने ही अल्फाजों में, मतलब उसको पैराफ्रेज करना है और ऑथर और उसका नाम भी शामिल करना है। साइट सोर्सेस एंड पैराफ्रेजिंग क्या होता है? एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। साइटिंग का मतलब होता है किसी भी ओरिजिनल ऑथर को आप क्रेडिट देते हो, मतलब कि अगर कोई चीज मैंने लिखी है तो आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो, चाहे आप वो मेरी वेबसाइट पे दो, चाहे वो आप मेरी लिखी हुई बुक्स पे दो, चाहे वो मेरे लिखे हुए नोट्स पे दो। आप उसके अंदर टेक्स्ट साइटेशन का इस्तेमाल करते हो और एक रेफरेंस लिस्ट में मेरा नाम शामिल करोगे कि मैंने ये चीज यहाँ से उठाई है। पैराफ्रेजिंग में आप किसी भी आइडिया को अपने अल्फाजों में लिखते हो, रीराइट करते हो उसको दोबारा से। ये डेफिनेशन है, यहाँ से आपका एग्जाम आ सकता है, ठीक है, यहाँ से बीसीक्यू आपके बन सकते हैं, तो इसको लाजमी देखिएगा इस स्लाइड को। तो पैराफ्रेजिंग में आप करते हो क्या करते हो, किसी के भी आइडिया को रीराइट करते हो अपने ही अल्फाजों में वाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल मीनिंग रहती है वो सेम रहती है, लेकिन आप उसको साइटिंग दे देते हो, आप उसको क्रेडिट भी देते हो साथ साथ और रीराइट भी करते हो। एग्जाम्पल, ओरिजिनल आपके पास है क्लाइमेट चेंज कॉजेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। पैराफ्रेज आप किस तरह लिखोगे? क्लाइमेट चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर कंडीशन, जॉनसन 2021। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपके पास, बात दोनों में एक ही हो रही है, मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पैराफ्रेज किया गया है, यहाँ पर अपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। ये आपके पास एक रेफरेंस लिस्ट है और ये कंप्लीट जो है यहाँ पर हेडिंग्स भी दी गई हैं। रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपकी वाइटल कंपोनेंट होना चाहिए, किसी भी एकेडमिक या पेपर का हो तो एपी स्टाइल में आपने लाजमी लिखना है। ये अपेयर होती है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आप लिखते हो। इसके अंदर आपने पूरा जो है बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स देनी होती है तमाम सोर्सेज की, जहाँ जहाँ से भी आपने अपना मटेरियल लिया होता है, चाहे वो कहीं से भी आपने लिया हो, बुक से लिया हो, आर्टिकल से लिया हो, हर एक की एंट्री रेफरेंस लिस्ट में शामिल होती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक का इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप ऑफ सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी जर्नल आर्टिकल से ले रहे हो या किसी वेबसाइट से ले रहे हो या फिर किसी रिपोर्ट से ले रहे हो, ठीक है। जनरली जो है एपी रेफरेंस जो होता है उसके अंदर ऑथर्स का नेम शामिल होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है, टाइटल होता है। इन इटैलिक्स बुक्स, अगर हम इटैलिक्स बुक्स की बात करें, जर्नल की बात करें, तो उसके अंदर हम पब्लिकेशन डिटेल देते हैं, जैसे कि ब्राउन टी 2021, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड पियर्सन एजुकेशन। ये हमारे पास इटैलिक्स बुक्स जो अक्सर होती है तो उसमें हमारे पास ये डिटेल शामिल होती है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे जो लिस्ट है आपकी वो अल्फाबेटाइज होनी चाहिए, यानी कि ऑथर्स का जो लास्ट नाम है डबल स्पेस के साथ आप लिखोगे। हैंगिंग इंडेंट के पहले एबीसीडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 3 ऑथर का नाम आ रहा है, पहला आ रहा है एफ से, दूसरा आ रहा है एच से और तीसरा आ रहा है टी से, तो पहले आप एफ का लिखोगे, फिर एच का, उसके बाद आप टी का लिखोगे। एपीए स्टाइल आपको ये भी प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस भी देता है कि आप किस तरीके से हेडिंग्स दे सकते हो, जो कि आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आती है। साथ साथ जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो भी आपके टेक्स्ट से मुतासिर होकर उसको कैसे अच्छे से
पढ़ रहा होता है। एपीए हेडिंग्स जो होती हैं उसके 5 लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल के अंदर उसका फॉर्मेटिंग रूल्स होता है। लेवल 1 के अंदर क्या होता है, हेडिंग जो होती है वो सेंटर्ड में होती है, बोल्डेड होती है, बोल्ड लिखोगे आप उसको बोल्ड करते हो, सेंटर में लिखते हो। लेवल 2 में जो है लेफ्ट अलाइन एंड बोल्डेड यानी कि लेफ्ट साइड पर लिखते हो। लेवल 3 में आप लेफ्ट अलाइन तो करते हो, साथ में उसको इटैलिसाइज भी कर देते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से लेवल 4 एंड लेवल 5 चलती रहती है, यानी कि जो आप लिखते रहते हो। यूजिंग प्रॉपर हेडिंग का आपने इस्तेमाल करना है, इंश्योर रहना है कि आपके इसके अंदर क्लैरिटी भी होनी चाहिए, आपका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए एकेडमिक पेपर पर। दोनों के जो आपके रेफरेंस लिस्ट है वो अप्रोप्रिएट यूज हो, इसके अंदर हेडिंग्स का इस्तेमाल सही हो। ये आपके लिए जरूरी है कि आप किस तरीके से अपना एपीए स्टैंडर्ड जो है अडेरेंस कर रहे हो, किस तरीके से शो ऑफ करवा रहे हो। ये आपका वेल स्ट्रक्चर एकेडमिक राइटिंग प्रोसीजर होता है। कॉमन फॉर्मेट्स हमारे पास हैं, जैसे बुक ऑथर, एयर, ये टाइटल ऑफ बुक और पब्लिशर का नाम लिखोगे। अगर आप जर्नल आर्टिकल्स की बात करो तो ऑथर का नाम आएगा, एयर आ जाएगा, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ जर्नल, वॉल्यूम, इशू, पेजेस और आगे वेबसाइट। एपीए की जो हमारे पास हायरार्की होती है, तो हेडिंग्स इसके अंदर होती हैं जिसको हम सेक्शंस के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं पेपर पर। तो इसके हमारे पास 5 लेवल्स होती हैं। 5 लेवल्स ये आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इसको लाजमी देखिएगा। 5 लेवल आप किस तरीके से देखोगे कि लेवल 1 में आपने सेंटर में हेडिंग डालनी है और उसको बोल्ड करना है, टाइटल केस आता है, आपका मेन टाइटल की बात हो रही है। नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट अलाइन पे जाओगे, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो, उसको बोल्ड करोगे, ये भी आपका टाइटल केस है। लेवल 3 में आप लेफ्ट अलाइन पे होते हो, बोल्ड के साथ साथ उसको इटैलिक भी कर देते हो। लेवल 4 में आप इंटेंटेड यानी कि बोल्ड और एंड्स विद अ पीरियड के साथ, यानी कि डॉट जो हम लगाते हैं जब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है तो उसका भी इस्तेमाल करोगे। लेवल 5 में इंटेंटेड तो होगा, यानी कि सेंटर में होगा, बोल्ड इटैलिक भी हो सकता है, एंड्स विद अ पीरियड और अपने टाइम पर एंड होगा, यानी कि एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया तो आप दूसरे पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अब रेफरेंस लिस्ट और हेडिंग किस तरह लिखेंगे, जैसे कि रेफरेंस लिस्ट जो होती है एपीए स्टाइल में वो अल्फाबेटाइज होना चाहिए, उसके अंदर पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, साइटेड सोर्सेस हो, जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 में आपको हेडिंग्स का बताया गया है कि किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे एक पेपर पे। क्लियर सेक्शन में और बोल्डेड टाइटल्स का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, सिमित J.A 2020 द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लर्निंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो ये आपके पास रेफरेंस एंट्री है, ठीक है, इस तरीके से आपने रेफरेंस देना होगा। एपीए फॉर रेफरेंस गाइड, सीक्वेंस एंड फॉर्मेट्स। अच्छा, टेक्स्ट साइटेशन में क्या होगा, वन ऑथर। अगर हम एक ऑथर की बात करें तो फॉर्मेट क्या होगा, ऑथर का आप लास्ट नेम लिखोगे, एयर लिखोगे, जैसे कि ब्राउन 2021। इफ मेंशन इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में मेंशन करोगे तो आप किस तरह लिखोगे, ब्राउन 2021 आर्ग्यू दैट सोशल लर्निंग इज एसेंशियल, यानी कि इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि सोशल लर्निंग जो है वो जरूरी है। अगर हम दो ऑथर की बात करें तो दो ऑथर में आप क्या करोगे, ऑथर 1 एंड ऑथर 2, एयर भी आप साथ साथ में मेंशन करोगे, जैसे कि खान एंड ली 2020। अगर आप इसको सेंटेंस में मेंशन करोगे तो किस तरह करोगे, खान एंड ली 2020 फाउंड दैट, ठीक है। अगर 3 और मोर ऑथर्स होंगे हमारे पास तो आप फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम लिखोगे, ETAL, एट ऑल कहते हैं इसको, एट ऑल लिखकर और आगे एयर लिख दोगे। एट ऑल का मतलब होता है आगे भी ऑथर्स के नाम शामिल हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अहमद एट ऑल, अहमद के साथ 3 और ऑथर भी शामिल हैं। अगर आप इसको सेंटेंस में मेंशन करोगे तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, अहमद एट ऑल 2019 डिस्कसिंग द फाइंडिंग्स। क्लियर, ये एट ऑल का वर्ड लाजमी याद रखिएगा, ये आपके पास सिंगल एमसीक्यूज भी आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट ऑल, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है कि जब हम किसी एक के साथ 3 के साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑथर को नाम शो करवा रहे होते हैं तो हम एक ऑथर का नाम लिख के आगे एट ऑल लिख देते हैं। अच्छा, टॉपिक 1 आपका है, व्हाट इज इन्वॉल्व इन एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एडिटिंग एक आपका क्रिटिकल स्टेप होता है राइटिंग प्रोसेस के अंदर, जो कि सिंपली आप उसके अंदर करेक्ट करते हो जो भी मिस्टेक वगैरह होती है, आप उसको रिव्यू करते हो, राइटिंग पीस ऑफ इनहेंस करते हो, अपनी क्लैरिटी को कोहेरेंस करते हो, एक्यूरेसी देखते हो और ओवरऑल इफेक्टिवनेस देखते हो। जैसे कि आप पेपर जब कर लेते हो तो पेपर करने के बाद आप उसके अंदर दोबारा से रिव्यू करते हो कि कोई ऐसा एमसीक्यूज जो आपसे गलत हो गया हो या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको बाद में याद आती है तो आप उसको करेक्ट करते हो, वो आपकी एडिटिंग होती है। व्हेन वी एडिट, जब हम एडिट करते हैं तो हमारा कंसर्न क्या होता है, सिर्फ फिक्सिंग एरर से नहीं होता, लेकिन बल्कि साथ साथ हम इंप्रूव करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, अपने टोन को भी देखते हैं कि हमने किन अल्फाजों को इस्तेमाल किया, अपने स्टाइल को देखते हैं किस स्टाइल में हमने बात की है, और अपने कंटेंट को भी देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कंटेंट क्या है। जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम इंश्योर होना चाहिए कि जो भी मैसेज राइटर ने हमें दिया है, जो वो देना चाह रहा है या जो वो देना चाहता है, हमने वही यहाँ पर लिखा है ना, लॉजिकली या परसुएसिवली द रीडर, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी यही लगे हमने अपने अल्फाजों को इतना ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया कि राइटर का हमने मैसेज ही चेंज कर दिया हो। इसके अंदर ये होता है कि आप रीऑर्गेनाइज करते हो पैराग्राफ को, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करते हो, अपने वर्ड चॉइस को इनहेंस करते हो, साथ साथ में कंसिस्टेंसी देखते हो कि आप किस तरीके से
उसको फॉर्मेट कर रहे हो और कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। गुड एडिटिंग रिक्वायर्स होती है कि अटेंशन टू डिटेल, आपके पास सारे डिटेल्स हो, उसके साथ आप अटेंशन हो, आपको पता होना चाहिए, सॉलिड ग्रैप्स होना चाहिए, ग्रामर आपकी सही हो, स्टाइल सही हो, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, और आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस इसे कैसे अंडरस्टैंड करेगी और आपका मकसद क्या है वो टेक्स्ट लिखने का। इसी के साथ साथ अक्सर क्या होता है कि मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, जैसे कि सब्सटेंसिव एडिटिंग होती है जो कि कंटेंट और स्ट्रक्चर के लिए होती है, कॉपी एडिटिंग होती है जो कि लैंग्वेज और स्टाइल के लिए होती है, फाइनली प्रूफ रीडिंग जो एडिटिंग होती है वो होती है सरफेस लेवल एरर्स के लिए, कि अगर कोई हमें ऊपर मिस्टेक नजर आ रही, जैसे अगर हम टाइपिंग करते हैं तो हमें रेड लाइन शो होती है जब हमने कोई वहां पे मिस्टेक कर देती होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी, वहां पे कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, तो कंप्यूटर हमें रेड लाइन शो करता है वहां पर, इट मीन्स कि हमने उसको जाके करेक्ट करना चाहिए। कॉपी एडिटिंग डील करती है सेंटेंस लेवल इशू को, जैसे कि अगर वर्ड चॉइस, टोन, क्लैरिटी या कंसिस्टेंसी गलत हो आपके सेंटेंस के अंदर तो वो सही करेगी। साथ साथ में ये स्टेज आपको इंश्योर करती है कि जो आपने राइटिंग लिखी है उसके अंदर कंसिस्टेंट स्टाइल आपका कैसा है, ठीक है, ये आपके ग्रामर्स को, पंचुएशन को फॉलो करती है। फाइनली प्रूफ रीडिंग जो है वो आपकी लास्ट स्टेप है, जो कि सरफेस लेवल एरर को देखती है, जैसे कि टाइपोस, ठीक है, मिस स्पेलिंग, टाइपोस, अब यहाँ पर टाइपोस ये गलत लिखा हुआ है, टाइप्स होगा, ठीक है, तो ये क्या है, प्रूफ रीडिंग की एडिटिंग होगी। यहाँ पर मिस स्पेलिंग हो सकता है या कोई फॉर्मेट इशू हो सकता है, आइडेंटिफाई करती है उसको और करेक्ट करती है। जैसे कि द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट डूइंग गुड इन मैनी कंट्री, मैनी ऑफ स्टूडेंट दे आर नॉट नोइंग हाउ टू राइटिंग क्लियरली बिकॉज टीचर्स डू नॉट टीच ग्रामर प्रॉपरली। एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक कुछ कंट्रीज के अंदर गुड नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपरली राइटिंग क्लियरली नहीं करते, क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको ग्रामर प्रॉपरली नहीं बताई होती, और दे इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, और वो अपनी क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं करते, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। दिस कोज स्टूडेंट्स टू फेस डिफिकल्टीज इन देयर कैरियर्स, इसी वजह से उनको अपने कैरियर्स के अंदर दुश्वारी पैदा होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंड दे असाइनमेंट्स विथ लॉट्स ऑफ मिस्टेक, और उनके जो असाइनमेंट्स होते हैं जो वो लिखते हैं उसके अंदर काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 2, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक फाउंडेशनल एलिमेंट है इफेक्टिव राइटिंग का, कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं या हम किसी को रेफर कर रहे होते हैं तो हमारा फ्रेमवर्क क्या है टेक्स्ट का, हाउ इट इज बिल्ड एंड हाउ इट्स पार्ट एंड अरेंज, कि हम उस पार्ट को किस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे कि वेल स्ट्रक्चर पीस होता है राइटिंग, यानी कि हम एक क्लियर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर टॉपिक बताते हैं, थीसिस देते हैं, अब एक बॉडी बनाते हैं। बॉडी का मतलब होता है कि आप कंप्लीट डिटेल देते हो उसके अंदर, जो कि आर्ग्यूमेंट होती है, उसके अंदर नैरेटिव्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर लास्ट में हम उसको कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन का मतलब कि इस तमाम चीजों का नतीजा क्या निकला, समराइज करते हैं हम उसको, मेन पॉइंट्स को रीइंफोर्स करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को। उर्दू में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल आइडिया को हम कहते हैं मरकजी ख्याल और खुलासा, ठीक है, खुलासे को आप समरी कहते हो। तो ये आपके पास निकलता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा होना चाहिए। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हमारे पास बॉडी होती है, फिर हमारे पास कंक्लूजन होता है, ये भी आपका एमसीक्यूज है। हर पैराग्राफ जो कि बॉडी के साथ है तो उसके अंदर हम फोकस करते हैं कि सिंगल मेन आइडिया हो। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम इंट्रोड्यूस जब हम करवा रहे होते हैं तो हमारा टॉपिक सेंटेंस पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और उसके अंदर जो बॉडी हम दे रहे होते हैं तो एविडेंस और एग्जाम्पल्स के साथ उसको सपोर्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन ये रिफर्स करती है कि हमारा फ्लो जो है वो लॉजिकल होना चाहिए इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान, यानी कि हमने जब इंट्रोडक्शन लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन टॉपिक हम इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। अब जब बॉडी की बात आई तो मैं तमाम की तमाम चीजें कायदे आजम के बारे में ही लिखूंगी। अगर मैंने बीच के अंदर फातिमा जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल या और किसी हस्ती का नाम ऐड किया तो वो मेरे पास एविडेंस और एग्जाम्पल्स नहीं आएंगी, वो मेरा स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो जाएगी। ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज एंड पैराग्राफ आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कोहेरेंस एंड गाइडलाइंस, गाइडिंग द रीडर स्मूथली थ्रू द टेक्स्ट। ट्रांजिशन जो आप बीच में देते हो किसी भी आइडिया या पैराग्राफ में तो वो लाजमी होता है ताकि आप कोहेरेंस जो है उसके दरमियान मेंटेन रखो। जैसे कि हम लिखते हैं ना, हाउ एवर, दैट्स वाई, यस नो, यस श्योर, बट, येट, ये आपकी ट्रांजिशंस होती हैं जो आप किसी आइडिया के अंदर देते हो, तो ये आपकी कोहेरेंस होती है, आपके सेंटेंस को जोड़ती है ताकि जो रीडर है वो स्मूथली उसको रीड को थोरो कर सके। वेल ऑर्गेनाइज टेक्स्ट जो है वो हेल्प करता है रीडर को, कि जो वेल ऑर्गेनाइज लिखा होता है ना, तो पढ़ने वाले को लिखा हुआ जब वो पढ़ रहा होता है उसको तभी समझ आना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट हुई है या क्या नैरेटिव्स है, और वो इसको एंगेज करने की कोशिश करता है स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर एंड तक, और उसका पढ़ने को कहते हैं दिलचस्पी से पढ़ना, तो इस तरीके से वो पढ़ता है। ड्यूरिंग एडिटिंग, जब आप एडिटिंग करो तो राइटर्स जो है वो चेक करते हैं अपने पैराग्राफ्स की यूनिटी, के उसके अंदर यूनिटी कोहेरेंस है। यूनिटी मतलब एक ही चीज के बारे में बात हुई है, जैसे मैंने बताया कायदे आजम, तो क्या कायदे आजम के बारे में बात हुई है या उसके अंदर कोई और पॉलिटिक्स का नाम जैसे इमरान खान या किसी और चीज का नाम उसके अंदर मेंशन कर दिया। भाई यूनिटी है तो यूनिटी के बारे में ही बात होगी। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब होता है आपके सेंटेंस उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि कायदे आजम ने क्या क्या काम किया। कायदे आजम ने वकालत का पेशा लिया, कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम ने
बहुत सारी मेहनत और स्ट्रगल की है। तो क्या ये पॉइंट हमारे यूनिटी के साथ मैच हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर हमारा लॉजिकल सीक्वेंस क्या है कि कायद-ए-आज़म, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, फिर कायद-ए-आज़म ने अपनी तालीम हासिल कैसे की, फिर कायद-ए-आज़म ने वकालत का पेशा कब लिया, फिर कायद-ए-आज़म ने अपनी जिंदगी में क्या किया, फिर पाकिस्तान कब बनाया, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को किस तरह सेपरेट किया, फिर 14 पॉइंट्स क्या था। ये हमारा एक सीक्वेंस चलता है। हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। भाई पाकिस्तान बनाने से पहले वो आए भी तो थे दुनिया में, वो भी तो आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो राइटिंग फ्लो है वो वेल होना चाहिए, बिल्कुल सही हो, मेक सेंस, सेंस लगे कि जब कोई पढ़ने वाला है तो उसको लगे कि हाँ कोई चीज लिखी हुई है। ऐसा ना हो कि उसके अंदर फजूलियत हो या बीच बीच में से टेक्स्ट कोई लिखा हो, तो वो फिर समझ में नहीं आता। अच्छा, टॉपिक 3 में आपके पास स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर को आप किस तरह चेक करोगे। स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर जो है वो हमारे पास एक मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है राइटिंग का, लेकिन ये एक वाइटल रोल प्ले करता है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इंश्योरिंग और एक प्रोफेशनल लगना चाहिए। स्पेलिंग एरर्स होती हैं तो वो कंफ्यूज करती है रीडर्स को और अंडरमाइन कर देती हैं, यानी कि उसको अंडरलाइन कर देती हैं इस चीज के लिए कि राइटर्स अथॉरिटी उसके अंदर क्लियर नहीं है, रीडेबल के लिए भी और क्रेडिबल भी उसके अंदर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी चीज मैं आपको दूं जिसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक हो तो आपको भी समझ नहीं आएगा। सही है, देयर फॉर राइटर मस्ट पे क्लोज अटेंशन। इसी तरह राइटर्स को जो है वो क्लोज अटेंशन देनी चाहिए। कॉमनली मिसपेल वर्ड्स को, यानी कि मिस स्पेल जो वर्ड्स होते हैं उनको लाजमी देंगे। एंड होमोफोन्स, होमोफोन्स यानी कि देयर एंड दे आर। अब ये जो तीनों वर्ड है ये थोड़े थोड़े क्या है, होमोफोन्स है, यानी कि एक जैसे इनकी साउंड्स है, देयर एंड दे आर। तो इसमें बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इस चीज का ख्याल रखें, इनकी स्पेलिंग देखें कि कहाँ पर देयर इस्तेमाल होगा, कहाँ पर देयर होगा, कहाँ पर दे आर होगा। ठीक है, पंचुएशन क्या है, पंचुएशन का मतलब होता है कोमा, पीरियड्स, अपोस्ट्रोफिस, कोटेशंस मार्क। ये हेल्प करता है कि हम किसी भी मीनिंग्स को या हम जो पॉजेस दे रहे होते हैं तो उसको क्लैरिफाई करें, पोजीशन दें। डायलॉग में हम देते हैं, अगर आप मिस यूज करोगे पंचुएशन का तो आपको लीड कर सकता है, आपकी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है या फिर आपका टेक्स्ट जो है वो एम्बिगिटी हो सकता है। आप यहाँ पर गौर करो तो कोमास के साथ आपके यहाँ पे कोमा लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, पीरियड्स के बाद भी, पोस्ट ऑफिस के बाद। तो कोमा का मतलब है कि आगे और भी चीजें मेंशन है। सही है। ग्रामर क्या है, ग्रामर इनका पास करता है आपके रूल्स को, जो कि गवर्न करता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ब टेंस आपका कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या आपने टेंसेस के जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो क्या आप उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने प्रॉपर एग्रीमेंट, वर्ब एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल सही कर रहे हो। अगर ग्रामर में कोई भी एरर आएगा तो वो डिस्टर्ब कर सकता है आपके सेंटेंस के फ्लो को और राइटिंग डिफिकल्ट कर सकता है कि उसको समझने में भी दुश्वारी हो सकती है, यानी कि ना तो लिखने वाले की समझ आएगा ना पढ़ने वाले की समझ आएगा। इफेक्टिव और प्रूफ रीडिंग इन्वॉल्व होती है कि आप रिव्यू करो टेक्स्ट को केयरफुली और आइडेंटिफाई करो, उसके अंदर करेक्ट करो उसको। अगर कोई एरर्स आता है, इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कि रीडिंग अलाउड, आप जोर से उसको पढ़ो तो आपको समझ आएगा। आप रिव्यू करो वन सेंटेंस एट अ टाइम, एक सेंटेंस को, एक लाइन को, एक अल्फाज को एक ही दफा रीड करें। और यूजिंग ग्रामर चेक टूल्स, और ग्रामर चेक टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये आपकी एक्यूरेसी बता रही होती है। अल्टीमेटली करेक्ट स्पेलिंग, आपने स्पेलिंग को करेक्ट करना होता है। पंचुएशन, ग्रामर कंट्रीब्यूट करती है आपकी ओवरऑल आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें भी आपने लिखा है उसमें क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म आपका नजर आना चाहिए। और आजकल अगर हम बात करें एआई की, इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं कि आप कुछ भी चीज उठाओ वहां पे जाके पेस्ट करो तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पर किस चीज की मिस्टेक है। यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है, पंचुएशन मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, साइटेशन मिस्टेक है, पैराफ्रेजिंग मिस्टेक है, रेफरेंस मिस्टेक है, तो वो आपको सही भी करके दे सकता है। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो पीपीटी कंप्लीट हो गई है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट पीपीटी। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आए तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।